हेलो स्टूडेंट, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਸ। डाइस की होंगी है, डाइस लुडो च आप खेडते ने, डाइस है ठीक है। डाइस ते 1 2 3 4 5 6 1 2 6 नंबर्स लिखे होते हैं ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि विच नंबर इज ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ द नंबर 5। नंबर 5 के अपोजिट कौन सा, नंबर 5 के अपोजिट डाइस में कौन सा नंबर होगा ठीक है। तो सबसे पहले कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डाइस के अपोजिट नंबर का सम 7 होता है। ये जरूरी नहीं है, एग्जामिनर चेंज कर सकता है। हमने 7 टोटल कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। सबसे पहले मुझे एक ही डाइस की 4 डिफरेंट पोजीशंस दे रखी हैं कि डाइस को मैंने थ्रो किया तो मुझे 3 5 एंड 6 विजिबल है, 3 नंबर विजिबल है, 3 विजिबल नहीं है। सेकंड टाइम सेम डाइस को मैंने थ्रो किया, मेरे पास 3 6 1 विजिबल है, थर्ड टाइम 2 3 1 विजिबल है एंड फोर्थ टाइम 4 1 6 नंबर विजिबल है ठीक है। मुझे क्या निकालना है, विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 5। तो 5 मेरे पास कौन कौन सी डाइस पे है? 5 सिर्फ मेरे पास पहली वाली डाइस पे है। तो 5 3 एंड 6 आर विजिबल, इट मीन 5 के अपोजिट 3 और 6 नहीं हो सकते। बोलो ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 5 के अपोजिट होगा वो मेरे पास इस साइड बैक साइड पे होगा, कहीं पे 6 एंड 3 नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन कंसीडर करता हूं तो मेरे पास 6 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। तो बाकी किसी डाइस के ऊपर 5 नहीं है। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर जो है वो 5 के अपोजिट है? तो जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी डाइसिस को ध्यान से देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से नंबर्स जो हैं विजिबल हैं। पहली डाइस पे 3 5 6, सेकंड टाइम मैंने सेम डाइस को थ्रो किया तो 3 6 1 2 3 1 4 1 6। तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज आइदर 3 या 1 ठीक है। सबसे ज्यादा मुझे डाइसिस के ऊपर 3 नंबर विजिबल है, तो ऐसा करते हैं कि 3 के अपोजिट नंबर फाइंड कर लेते हैं कि 3 के अपोजिट कौन सा है या 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो सबसे पहली डाइस को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मेरे 3 के अपोजिट जो है वो ना तो 5 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। 3 के अपोजिट 5 और 6 नहीं होगा, क्योंकि जो 3 के अपोजिट होगा वो बॉटम पे होगा। सेकेंड टाइम मेरे पास जो विजिबल है नंबर दैट इज 3 6 एंड 1, तो 3 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डाइस के ऊपर 2 3 1 आर विजिबल, तो 3 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता। तो 5 6 1 2 एलिमिनेट हो गए। बोलो ठीक है। तो 3 के अपोजिट रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया मेरे पास? 1 चला गया, 2 चला गया, 3 तो वो अपोजिट हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, 4 रह गया। तो 3 के अपोजिट जो नंबर होगा वो 4 होगा। बोलो ठीक है ना। इन दिस क्वेश्चन मेरे पास ऑप्शन 4 है, ये भी एलिमिनेट होगी क्योंकि 4 तो 3 के अपोजिट है, 3 4 के अपोजिट, 4 3 के अपोजिट। नाउ अब हम चेक करते हैं कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है। देखो 1 भी बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो 1 के अपोजिट ना तो 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दो अपोजिट फेसेस के ऊपर नंबर पहले से ही लिखे हुए हैं। 3 एंड 4 एलिमिनेट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डाइस 3 6 1 आर विजिबल, तो 1 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता, हमने 6 भी कट कर लिया। अकॉर्डिंग टू थर्ड डाइस 2 3 1 आर विजिबल, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया, 1 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया? 1 के अपोजिट मेरे पास 5 आ गया। बोलो ठीक है। तो 5 के अपोजिट 1 हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया कि नंबर 3 के अपोजिट 4 है, नंबर 5 के अपोजिट 1 है और रिमेनिंग नंबर 6 के अपोजिट 2 है। बोलो ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर हो गया? विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 5? दैट इज 1, डी ऑप्शन इज द आंसर ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमारे पास कि जिस नंबर के अपोजिट हमसे पूछा होता है वो कई बार विजिबल ही नहीं होता, या बहुत कम बार एक ही डाइस के ऊपर विजिबल था, तो हम उन नंबर्स के अपोजिट फाइंड करना शुरू कर देंगे जो मैक्सिमम टाइम मुझको विजिबल होंगे। ये दिख रहे हैं यहाँ पे 1 सबसे ज्यादा बार दिख रहा था, तो मैंने 1 के अपोजिट नंबर कैलकुलेट कर लिया, तो 1 के अपोजिट जो नंबर था वो 5 है। 3 सबसे ज्यादा बार था, 3 के अपोजिट मैंने कैलकुलेट किया तो 3 के अपोजिट 4 आ गया, ठीक है। और रिमेनिंग नंबर रिमेनिंग के अपोजिट हो गया, 6 जो था वो 2 के अपोजिट हो गया।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं डाइस पे। अब कई बार हमारे पास डाइस जो हैं वो 2 डाइसिस आ जाती हैं, ठीक है। 2 डाइसिस वाला थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है। देयर आर 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, सेम डाइस की 2 पोजीशन है, डिफरेंट डाइसिस नहीं है, सेम डाइस है। 2 positions have been shown. You have to see the figure and select the number opposite to the number as marked in the questions. तो मुझे जो इनके अपोजिट नंबर्स होंगे जो क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो क्वेश्चन है, मुझे जो भी नंबर गिवन होगा उसके अपोजिट नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले 2 डाइसिस के केस में मुझे क्या करना है, मेरी सबसे पहली कंडीशन है कि 2 डाइसिस होनी चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इनके लिए मुझे सिर्फ 2 डाइसिस चाहिए, 2 डाइसिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, दोनों डाइसिस के ऊपर मुझे सिंगल कॉमन नंबर चाहिए, सिंगल कॉमन नंबर। अगर एक से ज्यादा कॉमन नंबर है या कोई भी कॉमन नंबर है तो ये वाला वे एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मेरा किसी और वे से सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन मेरे पास पहली डाइस है, विजिबल नंबर्स आर 5, 1 एंड 2। सेकंड डाइस के ऊपर है 4, 6 एंड 2, यानी कि दोनों डाइसिस पे एक ही कॉमन नंबर है, दैट इज 2, ठीक है। 5, 1, 2, 4, 6, 2, तो विजिबल नंबर जो है दैट इज 2। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैं आपको एक पोजीशन ड्रॉ करता हूं, यानी कि मैं डाइस को ओपन कर लूंगा। डाइस को ओपन कैसे करना है, मेरे पास कुछ इस वे में हम ड्रॉ करते हैं डाइस को। मैंने 6 ब्लॉक्स बना लिए। अगर मैं अब इनको ऑब्जर्व करता हूं कि ये वाला फ्लैप जो है इसको मैं ऊपर वाली साइड टर्न कर दूं और इस फ्लैप को मैं इस साइड को टर्न कर दूं, तो दीज 2 फेसेस आर अपोजिट। मेरे पास अगर मैं इनमें नंबर लिख देता हूं, कुछ मैं ABC लिख देता हूं, ABCDE एंड F, तो B के अपोजिट D हो जाएगा। इसको ऊपर वाली साइड टर्न कर दिया, इसको इस साइड को टर्न कर दिया मैंने, तो मेरे पास B एंड D अपोजिट फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं A को भी ऊपर वाली साइड फ्लैप को टर्न कर देता हूं और इन दोनों को ऊपर वाली साइड को टर्न कर दूं, तो A के अपोजिट E हो जाएगा, और ये वाला बिल्कुल टॉप के ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास C के अपोजिट F हो जाएगा। इमेजिनेशन करनी है, इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं कट तो कर नहीं सकता, टर्न तो कर नहीं सकता, तो मुझे इमेजिन करना है। तो इमेजिन के लिए मेरे पास क्या है कि हम यहाँ पे एक मेथड कहते हैं कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करता हूं कि ये सभी नंबर स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए, तो एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होगा, यानी कि A के अपोजिट E होगा, C के अपोजिट F होगा, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन कंसीडर करनी है, 1 ब्लॉक छोड़ के अपोजिट नंबर होंगे। अगर मैं BCD की बात करता हूं तो BCD में क्या हो जाएगा कि B एक ब्लॉक छोड़ दिया, C को छोड़ दिया, तो D, तो B एंड D आर अपोजिट फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि इन दिस ओपन पोजीशन ऑफ द डाइस, A के अपोजिट जो है वो E हो गया और C के अपोजिट जो है वो F हो गया एंड B के अपोजिट जो था वो D हो गया। बोलो ठीक है। नाउ मेरे पास सबसे पहले ये चीज गिवन थी, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। मुझे 2 डाइसिस गिवन थी और 2 डाइस में सिंगल कॉमन नंबर गिवन है। मैंने डाइस की ओपन पोजीशन ड्रॉ कर ली, इस वे की ओपन पोजीशन ड्रॉ कर ली। दोनों डाइस में जो कॉमन नंबर है उसको मैंने यहां पे लिखना है। यहां पे क्या होगा, यहां पे मेरे पास कॉमन नंबर, ये मैंने लिख दिया कॉमन नंबर, बोलो ठीक है। उसके बाद कॉमन नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डाइस है, अब जिस मर्जी डाइस को पहले कंसीडर कर सकते हो, चाहे फर्स्ट डाइस को पहले ले लो, चाहे सेकंड डाइस को पहले ले लो। मैंने फर्स्ट डाइस को कंसीडर किया। अगर मैं इसमें 2 के बाद नंबर्स की बात करता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 के बाद मुझे कौन सा नंबर विजिबल है रिमेनिंग नंबर में से, एंटी क्लॉक इज दिस वे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मुझे 2 के बाद पहले 5 विजिबल है, फिर 1 विजिबल है, 2 के बाद 5 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, एंटी क्लॉक, बोलो ठीक है। तो 2 के बाद 5 जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ 5 इज 1, जो 2 के बाद मुझे पहला नंबर दिख रहा है वो मैं यहां पे लिखूंगा। उसके बाद 5 के बाद रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया मेरे पास, 1, वो मैंने टॉप के ऊपर लिखना है यहां पे।
सेम सेकंड डाइस में भी मैं क्या करूंगा, जो कॉमन नंबर 2 है उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में ये एंटी क्लॉक है दिस वन, तो 2 के बाद मुझे कौन सा नंबर विजिबल है 4, तो 4 की पोजीशन ये हो जाएगी और 6 की पोजीशन ये हो जाएगी। जिस मर्जी डाइस को पहले कंसीडर कर लो और कंसीडर करने के बाद दोनों डाइसिस पे चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक कर लो चाहे क्लॉकवाइज देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज भी देख लेता क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद पहले 1 था फिर 5 था, तो 1 की पोजीशन ये हो जाती, 5 की पोजीशन ये हो जाती। और इसमें भी फिर मैं क्लॉकवाइज चेक करूंगा, 2 के बाद पहले 6 है फिर 4 है, तो 6 की पोजीशन ये हो जाती और 4 की पोजीशन ये हो जाती। मेरे पास अपोजिट फेसेस जो हैं वो सेम आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों में एंटी क्लॉक चेक करना है या दोनों में क्लॉकवाइज चेक करना है मुझको, बोलो ठीक है। जिस मर्जी डाइस को फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर रह गया, क्योंकि मेरे पास यहां पे कितने नंबर विजिबल थे, ओनली 4 नंबर विजिबल थे दोनों डाइसिस पे, तो रिमेनिंग नंबर मेरे पास 3 रह गया, 3 की ये पोजीशन होगी, बोलो ठीक है। नाउ मेरे पास क्या है, विच नंबर इज अपोजिट टू 4, तो 4 के अपोजिट 5 है, 4 2 ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया, इग्नोर किया, तो 4 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 हो गया, 1 के अपोजिट 6 है एंड 2 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 3 है। जो सा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5, द आंसर इज 4, विच नंबर इज अपोजिट टू 1, द आंसर इज 6, विच नंबर इज अपोजिट टू 2, द आंसर इज 3, बोलो ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मान लो मेरे पास डाइस की पोजीशंस कुछ इस वे में गिवन थी, यहां पे लिखा है 5 2 4, एक और डाइस है सेम डाइस है, उसको मैंने थ्रो किया, नाउ 5 यहां पे लिखा है और 1 यहां पे लिखा है, 3 यहां पे लिखा है, बोलो ठीक है। नाउ दोनों डाइसिस में से सिंगल कॉमन नंबर है, कौन सा 5, दोनों में 5 कॉमन है, तो ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन, दोनों में कॉमन नंबर 5 है, इस डाइस को पहले कंसीडर कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस डाइस एंटी क्लॉक या एंटी क्लॉक नहीं लेना, क्लॉकवाइज ले लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट में 5 के बाद पहले 3 विजिबल है फिर 1 विजिबल है, तो 3 को मैंने यहां लिख लिया, 1 को मैंने यहां लिख लिया। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास 5 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज है अब मेरे पास, ठीक है। तो 5 के बाद पहले 4 विजिबल है फिर 2 विजिबल है, तो 4 की पोजीशन ये होगी, 2 की पोजीशन ये होगी और रिमेनिंग नंबर 6 यहां आ गया, बराबर ठीक है। 4 नंबर विजिबल थे, रिमेनिंग 6 मैंने यहां पुट कर दिया। क्लॉकवाइज 5 के बाद दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो 5 के बाद 3 देन 1, ये पोजीशन 3 की है, ये पोजीशन 1 की है। और सेकंड डाइस में 5 के बाद पहले 4 है फिर 2 है, तो 4 की पोजीशन ये है, 2 की पोजीशन ये है, रिमेनिंग नंबर यहां आ गया। नाउ विच नंबर इज अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट 2 है, विच नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट 4 है, विच नंबर इज अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट 6 है। ये जो उनसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन क्या थी मेरे पास, कंडीशन थी 2 डाइस, उसके बाद सिंगल कॉमन नंबर, थर्ड क्या था मेरे पास, दोनों में से जिस मर्जी डाइस को पहले कंसीडर कर लो, फोर्थ क्या था मेरे पास, दोनों में या तो एंटी क्लॉकवाइज चेक करूंगा या दोनों में मैं क्लॉकवाइज चेक करूंगा, बोलो ठीक है। चलो अब मुझे ये क्वेश्चन गिवन था, ये क्वेश्चन था मेरे पास और इसका रिजल्ट मेरे पास ये है कि 4 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 है एंड 2 के अपोजिट जो है वो क्या है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर, विच नंबर कम्स अपोजिट टू द नंबर 3, तो 3 के अपोजिट क्या था मेरे पास, 3 के अपोजिट 2 था, तो माय आंसर इज 2, दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच नंबर विल कम अपोजिट टू द नंबर 1, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 1 के अपोजिट देखो कौन सा नंबर था, 1 के अपोजिट 6 था, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 6 यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर था, तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर था मेरे पास, 5 के अपोजिट 4 था, बोला ठीक है। व्हाट इज माय आंसर, 4, which number is opposite to 5, 4, that is B option is the answer,
बोलो ठीक है। तो डाइस के ऊपर सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे सेम डाइस की 4 पोजीशंस गिवन थी, तो उस मेथड में मैंने क्या किया कि जो नंबर पूछा है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, मेरे से पूछा था कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5, तो 5 1 डाइस पे था, तो मैंने रिमेनिंग नंबर्स जो थे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, उनके अपोजिट नंबर कैलकुलेट कर लिया, तो 5 के अपोजिट अपने आप कैलकुलेट हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया, सेकंड टाइप जो मैंने करवाई, इसमें क्या था, इसमें मुझे सिर्फ 2 डाइसेस गिवन थी, और मुझे 2 डाइसेस गिवन है, तो उसके लिए मैंने आपको 3-4 कंडीशंस बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टाइप आती है मेरे पास, इसमें नेक्स्ट टाइप है, कहता फिगर ए गिवन बिलो इज द अनफोल्डेड पोजीशन ऑफ ए क्यूबिकल डाइस। मेरे पास एक ओपन पोजीशन दे रखी थी डाइस की, दिस इज द ओपन पोजीशन। दिस अनफोल्डेड फिगर इज फॉलोड बाय 4 डिफरेंट फिगर्स ऑफ डाइस। यू हैव टू सिलेक्ट द फिगर विच इज आइडेंटिकल टू द फिगर ए। मेरे पास यहाँ पे 4 पोजीशंस ऑफ डाइस दे रखी है, मुझे ये बताना है कि इन चारों डाइस में से किस डाइस की ये ओपन पोजीशन है। बोलो ठीक है। चलो, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि मुझे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करनी है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करता हूं, ये 3 जो मेरे पास फिगर्स है वो एक रो में, एक लाइन में गिवन है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है, ट्रायंगल के अपोजिट कौन सा फिगर है, इक्वल टू, ठीक है। ट्रायंगल के अपोजिट कौन सी फिगर है मेरे पास, इक्वल टू की है। ट्रायंगल के अपोजिट जो है वो इक्वल टू, तो ट्रायंगल एंड इक्वल टू आर द अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइस, ठीक है। अब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, इसको, तो ये रेक्टेंगल के सामने कौन सी है मेरे पास, सर्कल। रेक्टेंगल या स्क्वायर जिस जो भी कंसीडर करना है, उसके सामने मेरे पास क्या था, सर्कल। ये दोनों अपोजिट फेसेस होंगे। अब रिमेनिंग जो मेरे पास फिगर है वो रिमेनिंग के अपोजिट होगी। रिमेनिंग मेरे पास क्या रहेगा, यहां पे डॉलर का सिंबल, ए और प्लस का सिंबल, तो ये दोनों मेरे पास अपोजिट फेसेस है। बोलो ठीक है। चलो, अब मैं फर्स्ट डाइस को कंसीडर करता हूं, तो फर्स्ट डाइस में मुझे एक डॉलर, प्लस और स्क्वायर का सिंबल गिवन है। तो अगर मेरे पास डॉलर और प्लस जो हैं ये अपोजिट फेसेस हैं, तो वो एक साथ कभी भी विजिबल नहीं होंगे। तो यहां पे एक साथ विजिबल है पहली डाइस में, तो इस डाइस की ये ओपन पोजीशन नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कि मेरे पास ये जो 3 पेयर्स बने हैं, इन 3 पेयर में से मुझे हर पेयर में से सिर्फ एक ही फिगर विजिबल होगी, तभी वो डाइस जो होगी उस डाइस की ये ओपन पोजीशन होगी, ठीक है। अपोजिट फेसेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होंगे। मेरे पास जो टॉप पे डॉलर है उसके अपोजिट जो होगा दैट इज एट द बॉटम, जो प्लस है फ्रंट में है उसके अपोजिट जो होगा दैट इज एट द बैक साइड, और जो मेरे पास राइट साइड पे है स्क्वायर, इसके अपोजिट जो होगा दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डाइस, ठीक है। चलो, सेकंड को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल इज इक्वल टू एंड स्क्वायर। ट्रायंगल एंड इज इक्वल टू दोनों अपोजिट फेसेस हैं, वो एक साथ विजिबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रायंगल, डॉलर एंड स्क्वायर। ट्रायंगल, डॉलर एंड स्क्वायर, यस, ये मेरे पास इस डाइस की ये ओपन पोजीशन है। बोलो ठीक है। तीनों में से मुझे डिफरेंट तीनों पेयर्स में से मुझे एक विजिबल है, तो दैट इज द अपोजिट फेस। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं, तो इसमें मेरे पास क्या था, स्क्वायर एंड सर्कल दोनों एक साथ विजिबल नहीं हो सकते थे, तो ये भी मेरी ऑप्शन ही है। तो इन दिस केस सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। बाकी तो ओपन पोजीशन रहेगी। ओपन पोजीशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। एक ओपन पोजीशन ऑफ डाइस मैं और आपको बताता हूं कि कैसे हो सकती है। ओपन पोजीशन 1 2 3 4 5 and 6, A B C D E and F। चलो, अब मुझे इसमें अपोजिट फेसेस फाइंड करने की, कौन सा किसके अपोजिट है। तो A के अपोजिट, अगर ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर की मैंने, तो A के अपोजिट D हो गया एक ब्लॉक छोड़ के, C के अपोजिट E हो गया एक ब्लॉक छोड़ के, और रिमेनिंग के अपोजिट हो गया B के अपोजिट F आ गया। ये बोलो ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा, जैसे कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था, तो हमने क्या कहा था कि जब भी मेरे पास डाइस की बात करेगा तो तीनों पेयर्स में से सिर्फ एक ही विजिबल होगा।
ठीक है, ये भी हो सकता था कि ट्रायंगल हो, सर्कल हो एंड डॉलर हो, यस हो सकता है ये भी। ये हो सकता था इजिकल टू हो, स्क्वायर हो और प्लस का सिंबल हो, ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन तीनों पेयर्स में से सिर्फ एक एक ही हमारे पास सिंबल जो होगा वो विजिबल होगा। तो ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्यूब से रिलेटेड? कहता है एक क्यूब इज कलर्ड ब्लू ऑन ऑल फेसेस। एक क्यूब है, बिगर क्यूब है, उसके सभी फेसेस के ऊपर मैंने ब्लू कलर कर दिया। देन इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। फिर मैंने उसकी कटिंग कर ली। कटिंग जो थी वो मैंने 64 स्मॉलर क्यूब्स की अकॉर्डिंग मैंने उसकी कटिंग कर ली। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करता हूं और आपको जो है कुछ फार्मूलाज लिखवाता हूं। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ क्यूब्स ज्यादा भी हो सकते हैं, 64 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड एग्जामिनर टू एग्जामिनर। सबसे पहले इसने कहा था कि उसको मैंने 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया है और मेरे पास बिगर क्यूब, जो एक बिगर क्यूब था, एक बिगर क्यूब ड्रॉ करते हैं। क्यूब मतलब जिसकी सारी साइड, सारी एजिस जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, सारी एजिस जो हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगे। कुछ इस तरह से दिस वन बोला। ठीक है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दीज थ्री लाइन्स आर पैरेलल। दिस लाइन एंड दिस लाइन, दीज थ्री लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस लाइन और दिस लाइन, ये तीन लाइन्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, मेरे पास क्यूब ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं इसको 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट करता हूं तो इट मीन कि मेरे पास जो है बिगर क्यूब की एज जो है वो मैं 4 का मल्टीपल लेट कर लेता हूं। 4 इंटू 4, जैसे कि मैं कहता हूं कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्यूब के केस में ऑल आर इक्वल, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल होती हैं क्यूब के केस में। तो 4 एंड 4 इंटू 4, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो 64 स्मॉलर क्यूब्स मेरे पास तभी बनेंगे। ठीक है, दिस वन। तो इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले मैंने क्या किया, इसको ब्लू कलर कर लिया। ठीक है, इसको ब्लू कलर कर लिया। अब ब्लू कलर करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे स्मॉलर क्यूब्स में, और स्मॉलर क्यूब जो है उसकी एक एज जो है वो मैं 1 यूनिट ले लेता हूं। ठीक है, जो स्मॉलर क्यूब है उसकी 1 एज इज इक्वल टू 1 यूनिट और बिगर क्यूब जो है उसकी 1 एज इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स किसके इक्वल होंगे लिख लेते हैं यहां पे, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, number of smaller cube number 1 is equal to volume of bigger cube divided by volume of one smaller cube, बोलो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या हो जाएगा? बिगर क्यूब की 1 एच मेरे पास 4 थी, 4 इंटू 4 और स्मॉलर की मेरे पास 1 इंटू 1 तो मेरे पास टोटल 64 क्यूब्स आ जाएंगे। बट ये मुझे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था कि मेरे पास 64 स्मॉलर क्यूब्स हैं ऑफ सेम साइज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इसकी कटिंग करते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। दिस वन मैंने ब्लू कलर कर लिया है इसके 6 फेसेस के ऊपर, जिसमें से 3 फेसेस मुझे विजिबल हैं और 3 विजिबल नहीं है। एक फ्रंट है, बैक साइड है, टॉप है, बॉटम है, राइट साइड है एंड दिस इज द लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड है। तो इसकी कटिंग करते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ऑल आर इक्वल, तो दैट इज 4 यूनिट्स। बिगर क्यूब के 4 यूनिट्स हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इन लाइंस को
इस साइड को टर्न कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। एक हम इधर से ड्रॉ करते हैं मिडिल में, देन 2 3 एंड 4 ब्लॉक्स। ठीक है, टॉप पे मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, देन दिस साइड 1 2 3 एंड 4। मेरे पास टोटल 64 स्मॉलर क्यूब्स बन जाएंगे और इसकी विजिबिलिटी कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको पेंट किया था। पेंट करने के बाद कटिंग की थी। इट मीन कटिंग करने के बाद जो मेरे पास ये स्मॉलर क्यूब्स आएंगे उनमें सिर्फ ये फ्रंट पे पेंट होगा। इन क्यूब्स के जो मिडल वाली साइड होगी, अंदर वाली साइड होगी, उनमें पेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल क्यूब 64 थे। इन 64 क्यूब्स में से मेरे पास ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके मैक्सिमम साइड्स के ऊपर जो है वो कलरिंग होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम साइड्स के ऊपर कितनी कलरिंग हो सकती है? अगर मैं इस कॉर्नर क्यूब्स की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, यहां कलर किया हुआ है मैंने, राइट साइड पे कलर है और टॉप पे भी कलर है, तो 3 कलर्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स पे जो कलर हो सकता है किसी भी स्मॉलर क्यूब्स के, वो 3 साइड्स हो सकता है। 3 से ज्यादा साइड्स के ऊपर कलर नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 3 फेसेस कलर 3 फेसेस कलर्ड, वो ये ठीक है। तो दैट इज द कॉर्नर क्यूब्स। कितने क्यूब्स होंगे मेरे पास? कॉर्नर क्यूब्स, क्योंकि कॉर्नर क्यूब्स के ही 3 फेसेस के ऊपर जो है वो कलर होगा। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे मेरे पास इस क्यूब के? नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स ऊपर है, 4 कॉर्नर्स बॉटम पे है। 1 2 3 4, और इन बिल्कुल 4 कॉर्नर्स के बॉटम पे भी 4 कॉर्नर्स होंगे, तो 4 + 4 मेरे पास कॉर्नर क्यूब्स कितने हैं? 8 है। तो 8 ही मेरे पास स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिनके 3 फेसेस के ऊपर कलरिंग होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 3 फेसेस कलर्ड इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू द कॉर्नर क्यूब्स। क्या कहेंगे उनको? हम कॉर्नर क्यूब्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ क्यूब्स having 2 faces only, exactly या only 2 faces colored। अब 2 फेसेस कलर्ड वाले कौन कौन से क्यूब्स होंगे मेरे पास? 2 फेसेस कलर्ड वाले, सबसे पहले हम फ्रंट फेस को कंसीडर करते हैं। फ्रंट फेस पे मैं कहता हूं कि ये तो कॉर्नर है, इसके 3 फेसेस के ऊपर कलर होगा। ये भी कॉर्नर है, 3 फेसेस के ऊपर कलर होगा। ये भी कॉर्नर वाला है, 3 फेसेस पे कलर होगा। इसके भी 3 फेस पे ही कलर्स होंगे, एक फ्रंट पे, लेफ्ट साइड पे एंड बॉटम पे। ठीक है, चलो रिमेनिंग जो मेरे पास ये वाला क्यूब है, जो मेरे पास ये वाला क्यूब है, इसके फ्रंट पे कलरिंग है एंड टॉप पे भी कलर है, तो इसके 2 फेस पे कलर हो गया। ये वाला क्यूब जो है इसके भी 2 फेस पे कलर है, फ्रंट पे, टॉप पे, और इस क्यूब के भी फ्रंट पे और राइट साइड पे, फ्रंट एंड राइट साइड, इसके भी फ्रंट पे और लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड वाला विजिबल नहीं है, फ्रंट पे एंड लेफ्ट साइड वो भी विजिबल नहीं है, फ्रंट एंड बॉटम साइड विजिबल नहीं है, और इसकी भी बॉटम साइड विजिबल नहीं है। ये तो मेरे पास फ्रंट पे ऐसे कितने क्यूब्स हो गए जिसके एग्जैक्टली 2 फेस पे ही कलर होगा? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रंट पे कितने हो गए मेरे पास? 8 हो गए। बिल्कुल बैक साइड पे भी कितने हो जाएंगे? जो इस फ्रंट की बैक साइड है उस पे भी मेरे पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब मैंने बैक साइड के काउंटिंग की तो उसमें ये वाला क्यूब काउंट हो गया, ये वाला क्यूब जो होगा वो भी काउंट हो जाएगा, ये वाला क्यूब भी काउंट हो जाएगा, और ये वाला क्यूब भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि मैं बैक साइड के काउंटिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपनी राइट साइड वाली फेस जो मुझे विजिबल है क्यूब का, इसमें रिमेनिंग कितने रह जाएंगे जिनके 2 फेसेस पे कलर होंगे? तो रिमेनिंग वाले कितने रह जाएंगे? रिमेनिंग वाले एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा,
यहां पे राइट साइड पे कलर है और बॉटम वाली साइड पे कलर है, यहां कलरिंग है और टॉप पे भी कलरिंग है। ये तो इनकी टू फेसेस के ऊपर कलरिंग है। वो राइट साइड पे कितने क्यूब्स है मेरे पास, 1 2 3 4। इसके बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट साइड वाले भी कितने होंगे, जिनके टू फेसेस पे कलर होंगे, वो भी 4 हो जाएंगे। बोलो ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट साइड वाले काउंट करूंगा तो ये और ये भी काउंट हो जाएंगे। अब टॉप पे अगर मैं देखता हूं, टॉप पे कोई रहता है रिमेनिंग जिसके टू फेस पे कलर है? नहीं, टॉप पे कोई भी नहीं रहा। सिमिलरली बॉटम पे भी कोई नहीं होगा। तो मेरे पास ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके टू फेसेस के ऊपर कलर होगा? दैट इज 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू 24। 24 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग एग्जैक्टली या ओनली टू फेसेस कलर्ड इज इक्वल टू 24। ठीक है। इस 24 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और वे है। क्या वे है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं। नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं? एजेस यानी कि जो कॉर्नर्स हैं मेरे पास वो कितने हैं? ये मेरे पास फर्स्ट एज है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड एज और ये फोर्थ एज। तो टॉप पे मेरे पास कितनी एजेस होगी? 4 बॉटम पे हो जाएगी, टोटल 8 होगी। 8 के बाद ये मेरे पास 9 होगी, ये 10 हो जाएगी, दिस वन, ये 11 होगी और एक बैक साइड पे होगी जो विजिबल नहीं है, जो यहां से बिल्कुल बॉटम वाले क्यूब को टच करेगी। तो टोटल एजेस मेरे पास कितनी है? टोटल एजेस मेरे पास 12 है। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग एग्जैक्टली टू फेस कलर कैलकुलेट करने हैं। तो उसमें से मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास जो टू फेस वाले कलरिंग वाले हैं वो सिर्फ एजेस के ऊपर हैं। जैसे कि इस एज के ऊपर है या इस एज के ऊपर है या इस एज के ऊपर है, यानी कि जो टू फेस कलरिंग है वो एजेस के ऊपर होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि एक एज पे, सिंगल एज पे टोटल क्यूब्स कितने हैं। तो सिंगल एज पे अगर मैं इस एज को कंसीडर करता हूं तो टोटल क्यूब्स मेरे पास 4 हैं। आउट ऑफ दीज 4 क्यूब्स 2 कॉर्नर क्यूब्स हैं, उनको तो माइनस कर दो। अगर मेरे पास इस एज के ऊपर टोटल 6 क्यूब्स होते तो 6 क्यूब्स में से मैं कॉर्नर क्यूब्स माइनस कर लेता, रिमेनिंग रह जाते 4। अगर मेरे पास इस एज के ऊपर टोटल 5 क्यूब्स होते तो 5 में से मैं 2 कॉर्नर क्यूब माइनस कर लूंगा, रिमेनिंग रह जाएंगे 3। ठीक है। तो जितने रिमेनिंग क्यूब्स रह गए उनको हमने नंबर ऑफ एजेस से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं कि n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला? एग्जैक्टली 2 क्यूब्स कलर कैलकुलेट करने का, कि कितने क्यूब्स जो हैं वो मेरे पास कलर्ड हैं, जिनके 2 फेसेस के ऊपर ही कलर है। बोला ठीक है। तो आपको क्या सर, व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ क्यूब ऑन सिंगल एज, यानी कि एक एज के ऊपर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। ठीक है। एक एज के ऊपर मेरे पास 4 क्यूब्स थे। इन दिस क्वेश्चन मेरे पास एक एज के ऊपर 4 क्यूब्स थे, उसमें से मैंने 2 माइनस किया। 4 - 2 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को नंबर ऑफ एजेस 12 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 12 इज इक्वल टू 24 क्यूब्स। मेरे पास 24 क्यूब्स आ गए। ठीक है। total number of cube having 3 face colored 8, total number of cube having exactly 2 face colored 24 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब हैविंग एग्जैक्टली 1 फेस कलर्ड। थर्ड क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 फेस कलर्ड। 1 फेस कलर्ड के लिए हम क्या करेंगे? 1 फेस कलर्ड के लिए अगेन सबसे पहले मैं अपने फ्रंट जो फेस है, जो मुझे विजिबल है फ्रंट पे, उसको कंसीडर करता हूं। इसमें से मेरे पास एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, यानी कि इनके सिर्फ 1 फेस के ऊपर कलर है जो फ्रंट साइड पे है। बाकी रिमेनिंग तो मिडल साइड पे होंगे, वो अनकलर्ड होंगे। ठीक है। राइट। अगर मैं कहता हूं फ्रंट साइड पे कितने क्यूब्स होंगे जिनके एक फेस के ऊपर कलर है? 4। बिल्कुल बैक साइड पे भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। राइट साइड पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। राइट साइड पे 4 है। इसके बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट साइड पे जो विजिबल नहीं है वहां पे भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। टॉप पे कितने होंगे? 1 2 3 4। 4 एट द टॉप, 4 एट द बॉटम।
तो मेरे पास टोटल कितने होंगे, हर फेस के ऊपर 4 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके सिर्फ 1 फेस के ऊपर जो होगा वो कलर होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने थे मेरे पास, 6 थे, तो 6 इंटू 4 टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 4 फ्रंट पे, 4 बैक साइड पे, 4 राइट साइड पे, 4 लेफ्ट साइड पे, 4 टॉप पे, 4 बॉटम पे, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास ये 24 स्मॉल क्यूब्स। तो यानी कि मेरे पास टोटल क्यूब्स में से 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके 1 फेस के ऊपर ही कलरिंग होगी। बोला ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है मेरे पास, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं अपना फार्मूला, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम फोर्थ करते हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 0 फेस कलर्ड। अब 0 फेस कलर्ड वाले कौन से क्यूब्स होंगे, 0 फेस कलर्ड वाले हमारे पास बिल्कुल मिडल में क्यूब्स होंगे जो इसको बैक साइड या लेफ्ट साइड को टच नहीं करते, बिल्कुल कोर में जो क्यूब्स होंगे। तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी टॉप को कंसीडर करते हैं कि मेरे पास टॉप में ये जो आउटर लेयर्स पे क्यूब्स हैं इनको तो इग्नोर कर दो क्योंकि इनके किसी ना किसी फेस के ऊपर कलर है। मिडिल में मेरे पास कितने क्यूब्स रह गए, ये मिडिल में दिस वन, मेरे पास मिडिल में कितने क्यूब्स हैं, 4 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4। हर एक क्यूब को मिला के उसके नीचे टोटल कितने क्यूब्स हैं, 4, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4। अगर मैं इसके बॉटम में देखता हूं कि कितने क्यूब्स हैं, एक तो ये खुद हो गया 1 2 3 4, इसके चेक करता हूं 1 2 3 4, इसके बॉटम पे इसके नीचे वाली साइड को कितने क्यूब्स हैं 1 2 3 4, यानी कि टॉप पे जितने भी क्यूब्स हैं उन क्यूब्स के हर एक क्यूब्स के नीचे जो है उस क्यूब को मिला के 4 क्यूब्स हैं। तो मेरे पास इसके नीचे भी कितने क्यूब्स होंगे, 4 होंगे। 4 में से टॉप वाला भी कलर्ड है, बॉटम वाला भी कलर्ड है। मिडिल में कितने रह गए मेरे पास, 2 रह गए। इसमें भी टोटल 4 है, टॉप वाला कलर्ड है, बॉटम वाला कलर्ड है, रिमेनिंग कितने रह गए, 2 रह गए। यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 = 8 क्यूब्स, यानी कि 8 मेरे पास बिल्कुल मिडिल में क्यूब्स होंगे जिनके किसी भी फेस के ऊपर कोई कलर नहीं होगा। बोलो ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 0 फेस कलर = कितने हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 2 + 2 + 2 + 2 = 8। इसको मैं एक और मेथड से निकाल सकता हूं, कैसे, अगर मैं कहता हूं मेरे पास टोटल क्यूब्स 64 हैं, इसमें से 3 फेस वाले माइनस कर दो जिनके 3 फेसेस के ऊपर कलर है, इनमें से वो माइनस कर दो जिनके 2 फेसेस के ऊपर कलर है, और इसमें से वो क्यूब्स भी माइनस कर दो जिनके 1 फेस के ऊपर कलर है, -24। तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे 0 फेस कलर वाले, 0 फेस कलर्ड। टोटल -3 फेस, -2 फेस, -1 फेस। तो 24 + 24 48, 48 + 8 56, 64 में से अगर मैं 56 माइनस करता हूं मेरे पास 8 क्यूब्स आ जाएंगे जिनके किसी भी फेस के ऊपर कलरिंग नहीं होगी। बोला ठीक है। तो ये तो वो क्यूब था जिसको मैंने 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया ऑफ इक्वल साइज, जिसकी एक एज बड़े क्यूब की 4 थी और स्मॉलर क्यूब की एक एज जो थी वो 1 यूनिट थी। ठीक है, अब कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर मुझे क्यूब्स की बात करनी है, सबसे पहले मैं n कैलकुलेट करूंगा। n कैसे कैलकुलेट होगा, n होता क्या है वो भी बताऊंगा। कहता है एज ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय एज ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब। तो इन दिस क्वेश्चन मेरे पास बिगर क्यूब की एज थी 4 और स्मॉलर क्यूब की एज थी 1, तो 4/1 = 4। द वैल्यू ऑफ n मेरे पास 4 आ गया। बोलो ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे,
टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो दैट इज इक्वल टू n का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, 64 स्मॉलर क्यूब्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, total number of cubes having 3 faces colored, 3 faces colored, तो 3 faces colored हमेशा कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स, तो कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं, हमेशा 8 होंगे, तो 3 faces colored वाले मेरे पास 8 आ जाएंगे। उसके बाद 2 faces colored वाले कितने क्यूब्स होंगे मेरे पास, 2 faces colored, 2 faces colored वाले मेरे पास होंगे n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, n कितना था इन दिस क्वेश्चन 4, 4 -2 क्यों किया, कॉर्नर क्यूब्स माइनस कर लिए, इनटू नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 12 होती हैं, तो दैट इज 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 स्मॉलर क्यूब्स आ गए मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया 1 फेस कलर्ड, तो 1 फेस कलर्ड वाले कितने हो जाएंगे मेरे पास, 1 फेस कलर्ड वाले होंगे n-2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ फेसेस, मैंने कहा था ना मैं फार्मूला बताऊंगा, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ फेसेस। इन दिस क्वेश्चन n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 स्मॉलर क्यूब्स। बोलो ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 5th, 0 फेस कलर्ड, तो 0 फेस कलर्ड वाले कितने हो जाएंगे, n-2 का होल क्यूब। इन दिस क्वेश्चन n इज 4 -2 दैट इज 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, तो 8 स्मॉलर क्यूब हैविंग 0 फेस कलर्ड। बोला ठीक है। चलो अब जो है क्या कहते हैं, यहां पे तो मैंने बात की थी कि मेरे पास जो होंगे वो 4 इंटू 4 यानी कि मेरे पास 64 स्मॉलर क्यूब्स हैं। अगर मैं आप बात करता हूं कि मेरे पास मान लो 125 स्मॉलर क्यूब्स हैं, मेरे पास बिगर क्यूब की जो एज है वो 5 है और स्मॉलर क्यूब्स में मैंने कट करना है सच दैट द एज ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 1 यूनिट। या 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं बड़े क्यूब की और स्मॉलर क्यूब की 1 एज को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक बिगर क्यूब है जिसकी एक एज 5 सेंटीमीटर है, उसके 6 फेसेस के ऊपर मैंने कलर कर दिया। आफ्टर कलरिंग मैंने उसकी कटिंग करनी है सच दैट द एज ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने हो जाएंगे, दैट इज सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे n कैलकुलेट करना है। तो n क्या होगा, n इज इक्वल टू एज ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय एज ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब, तो 5/1 इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ n इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्मॉलर क्यूब्स दैट इज इक्वल टू n का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 स्मॉलर क्यूब्स हो जाएंगे। एक एज 5 है, दूसरी एज भी 5 है, तीसरी एज भी 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर हैं तभी क्यूब होगा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब हैव 3 फेस कलर्ड, 3 फेसेस कलर्ड, तो 3 फेसेस कलर्ड वाले कौन से होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स, तो माय आंसर इज 8 कॉर्नर क्यूब्स। चाहे 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 वाला क्यूब है, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 वाला क्यूब है, कॉर्नर क्यूब्स मेरे पास कितने होंगे, कॉर्नर क्यूब्स मेरे पास 8 ही होंगे, तो 3 फेसेस कलर्ड वाले मेरे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 फेसेस कलर्ड, तो 2 फेसेस कलर्ड वाले कौन से होंगे, n-2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ n इज 5, 5 - 2 कितना हो गया
3 इंटू 12 इज 36। बोलो ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वन फेस कलर्ड। तो वन फेस कलर्ड के लिए क्या था मेरे पास, n-2 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ फेसेस। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 - 2 इज 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54। तो मेरे पास 54 स्मॉलर ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी ओनली वन फेस के ऊपर कलर्ड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जीरो फेस कलर इज इक्वल टू n-2 का होल क्यूब। तो n इज 5 - 2 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। बोलो ठीक है। और इन सब का टोटल जो है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स के इक्वल होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 36 + 8 44 + 54 98 + 7 125। टोटल मेरे पास 125 क्यूब्स आ गए। बोलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था मेरे पास, क्या था, ए क्यूब इज कलर्ड ब्लू ऑन ऑल फेसेस, इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, नाउ इसके साथ अब क्वेश्चन था, हाउ मेनी क्यूब हैव नो फेस कलर्ड। तो नो फेस कलर्ड के हमारे पास बिल्कुल मिडिल में कितने क्यूब्स आ गए थे, 8 क्यूब्स आ गए थे। ठीक है, समझाया मैंने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर्ड। तो वन फेस कलर्ड वाले मेरे पास कितने क्यूब्स थे, 24 क्यूब्स थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू ब्लू अपोजिट फेसेस। तो टू ब्लू अपोजिट फेस वाले कितने क्यूब्स होंगे, मेरे पास एक तो कॉर्नर क्यूब्स थे जिनके 3 फेसेस के ऊपर कलर्स थे, लेकिन 3 फेसेस में से 3 कॉन्सिक्यूटिव जो फेसेस थे, ऑल्टरनेट फेसेस जो थे, उनमें कलरिंग थी, अपोजिट में नहीं थी। 2 फेसेस वाले जब मैंने देखे तो वहां पे भी ऑल्टरनेट फेस के ऊपर जो हमारे पास जो थे उनमें एक कॉमन एज थी, उनमें कलर थे, अपोजिट फेसेस पे कलर नहीं थे। तो हाउ मेनी क्यूब हैव 2 ब्लू अपोजिट फेसेस, ऐसे मेरे पास 0 क्यूब होगा। किसी भी क्यूब के अपोजिट फेसेस के ऊपर कलर नहीं होगा, स्मॉलर क्यूब्स के। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूब हैव 3 फेसेस कलर्ड। तो 3 फेसेस हमारे पास कॉर्नर क्यूब्स आ गए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्यूब हैव 2 फेसेस कलर्ड। तो 2 फेसेस कलर्ड के मेरे पास कितने क्यूब्स थे, 24 क्यूब्स थे। बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास, हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। मोस्टली एग्जाम में हमारे पास काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ जाती है, जिसमें से हमारे पास एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि एक सिंपल सा मुझको स्क्वायर दे रखा है या रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलर स्क्वायर्स की बात करते हैं। टोटल स्मॉलर स्क्वायर्स कितने गिवन है, 1 2 3 4। इस साइड को टोटल 4 है, ऊपर वाली साइड को कितने हैं, 1 2 3, इधर को भी 4 है। यानी कि इस फिगर को हम क्या कहेंगे, 4 × 4 वाली फिगर कहेंगे, क्योंकि इसमें मेरे पास जो ब्लॉक्स है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ब्लॉक सेम है। ठीक है, तो इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर काउंट करने हैं तो स्मॉलर मेरे पास टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 4। तो इसमें डायरेक्टली एक फार्मूला एप्लीकेबल होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इतने स्मॉलर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इतने टोटल क्यूब्स होंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया ये 16 4 20 और 9 और 10, 9 और 1 10, 20 और 10 इज 30। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जो इसमें स्मॉलर स्क्वायर्स हैं वो 30 होंगे।
कैसे आए ये बताते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 इंटू 4, तो मेरे पास स्मॉलर स्क्वायर्स है। उसके बाद अगर मैं ये बिगर स्क्वायर्स ले लेता हूं, ये वाले, दिस वन 1, नेक्स्ट यहां से शुरू करेंगे, ये 2 हो गए, फिर यहां से शुरू करेंगे, ये 3 हो गए, यानी कि इधर को 3 हो गए, ऊपर को कितने हैं मेरे पास 1, फिर ये वाले 2 और दिस वन इज 3। तो 2 2 के मेरे पास टोटल 3 इस साइड को है हॉरिजॉन्टली, 3 मेरे पास वर्टिकल को, तो 3 इंटू 3 मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 हो जाएंगे। अब 3 3 के काउंट करते हैं, 1 दिस वन, ये 2 और इधर को ये 3 और ये वाला 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, वो इस साइड को 2 है, ऊपर वाली साइड को 2 है, 2 इंटू 2 मेरे पास कितने हो गए, वो 4 हो गए, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, और 4 इंटू 4 का मेरे पास कितने स्क्वायर्स हैं, दैट इज ओनली 1, दिस वन 1, तो प्लस 1 इंटू 1 आ गया, टोटल किया मैंने इनका, ये 16 हो गया, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30, द आंसर इज 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो कितने हो जाएंगे मेरे पास 30 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास फिगर कुछ इस तरह की होती, वन 2 3 4 5 6, इस साइड को 1 2 3 एंड 4, मेरे पास टोटल इस साइड को जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हॉरिजॉन्टली मेरे पास 6 ब्लॉक्स हैं और वर्टिकली मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं। तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, 6 इंटू 4, 6 ब्लॉक्स जो है हॉरिजॉन्टली, 4 ब्लॉक्स जो है वो वर्टिकली। अब मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं स्क्वायर काउंट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, 6 इंटू 4 प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम एक एक माइनस करते जाएंगे, 6 में से 1 माइनस किया, 4 में से माइनस किया, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3 15, पहले 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, उसके बाद 5 में से 1 माइनस करो 4 आ गया, 3 में से 1 माइनस करो 2 आ गया, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1 आ गया, नेक्स्ट 2 इंटू 0, वो 0 जगह, वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 6 इंटू 4 तो आपको समझ आ गया, 1 2 3 4 5 6 है 6 है 6 है 6 है, टोटल 24 हो गए। 5 इंटू 3 कैसे होंगे, 2 2 के स्क्वायर्स हम काउंट करेंगे, ये 1 हो गया, दिस वन इज 2, ये 3 हो गया, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5, यानी कि हॉरिजॉन्टली मेरे पास 5 स्क्वायर्स जो होंगे वो 2 इंटू 2 के होंगे। ठीक है, ऊपर वाली साइड को कितने होंगे, इधर को तो 5 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ऊपर वाली साइड को 3 है, तो 5 इंटू 3 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 3 के काउंट करते हैं, 1, फिर यहां से ये 2, फिर यहां से ये 3, फिर यहां से काउंट करते हैं तो ये 4 हो गए, ये 4 आ गए, और ऊपर वाली साइड को कितने होंगे 1 एंड 2, यहाँ को मेरे पास 2 ही होंगे, तो 4 इंटू 2 8 मेरे पास और हो गए, ये 15 थे और ये 24 थे। अब 4 इंटू 4 के कितने होंगे हमारे पास 4 ब्लॉक्स एंड 4 ब्लॉक्स, 1 4 ब्लॉक्स एंड 4 ब्लॉक्स, 2 4 ब्लॉक्स एंड 4 ब्लॉक्स 3, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मेरे पास ये हो जाएंगे। टोटल कर लो, उतने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर आ जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए 24 और 15 39, 47 प्लस 3 50, बोलो ठीक है। टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास इन दिस फिगर 50 हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आ गया मेरे पास फाइंड द मिसिंग नंबर। कई बार विजुअल रीजनिंग के अंदर मेरे पास कोई फिगर होती है, किसी भी तरह की फिगर हो सकती है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या ट्रायंगल टाइप हो सकता है, या कोई स्टार टाइप हो सकता है, किसी भी टाइप की फिगर हो सकती है। उसके अंदर मुझको कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे कि ये पैटर्न दे रखा था कि यहाँ 15 है, 2 है, 80 है, 5 है, 6 है। सेम पैटर्न पे एक और फिगर है और उसमें मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे बताना है कि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके व्हाट इज द नंबर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा नंबर जो होगा आएगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन। तो ये आपको एनालाइज करना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, स्क्वायर्स, स्क्वायर करके प्लस किया, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया, तो इट डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलो इन दिस क्वेश्चन मेरे पास क्या था, देखो ये 15 है और ये 6 है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 90 आ जाता है। ये 5 है, ये 2 है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 जो है वो 10 आ गया। फिर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो ये मिडल नंबर 80 आ जाता है। ठीक है, सेम पैटर्न अगर मैं यहां फॉलो करता हूं तो मेरे पास क्या है, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना होता है, 9 इंटू 6 54, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28, दोनों को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 26 आ सकता है। ये आपको चेक कर रहे हैं, कई बार हो सकता है 15 इंटू 5, कई बार हो सकता है 6 इंटू 2, कई बार 5 इंटू 6 इधर को भी चेक कर सकते हो, 5 इंटू 15 इंटू 2 इधर को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो हो सकता है। ये आपको एनालाइज करना है, आपको सोचना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया है एग्जामिनर ने, किस पैटर्न के ऊपर उसने क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही मिसिंग नंबर का। ठीक है, जस्ट मैं आपको विजुअल रीजनिंग में थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि किस किस टाइप की विजुअल रीजनिंग जो है एग्जामिनर आपको दे सकता है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन किस तरह का आता है इट डिपेंड, क्योंकि डिफरेंट ईयर्स में पीसीएस में या यूपीएससी में कुछ ऐसे विजुअल्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं जिस पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर। एक स्टार गिवन है, यहाँ 7 है, 16 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 142 है, 286 है, क्वेश्चन मार्क की जगह 42 हो सकता है, 68 हो सकता है, 70 हो सकता है, 72 हो सकता है। ये आपको एनालाइज करना है। तो करो जल्दी, देखते हैं कितना आंसर आता है, किसका आता है, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ। 7, 16, 34, क्वेश्चन मार्क, 142, 286, इसका कंपैरिजन इधर भी हो सकता है, कंपैरिजन इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कंपैरिजन हो सकता है, एक ब्लॉक छोड़ के कंपैरिजन हो सकता है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर्स, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, आगे आंसर, गुड, वेरी गुड। क्या था मेरे पास यहाँ पे, देखो 7 था सबसे स्मॉलर नंबर, अगर मैं इसको डबल करता हूं 14 प्लस 2 16, 7 को डबल किया फिर प्लस 2 कर दिया, 16 आ गया। 16 को डबल करता हूं 32, 32 में 2 प्लस करता हूं 34 आ गया। यानी कि मेरे पास क्या पैटर्न चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। अब 34 को अगर मैं डबल करता हूं, 34 का डबल कितना हो गया मेरे पास, 68 हो गया। 68 में अगर मैं 2 प्लस करता हूं मेरे पास 70 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे पास क्या होना चाहिए, 70 आना चाहिए। अब आगे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पैटर्न ठीक भी है, गलत तो नहीं है। तो मैंने 70 का डबल किया, 140 आ गया, 140 में 2 ऐड किया, 142 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 142 का डबल करते हैं, 284 आ जाएगा, 284 में 2 प्लस किया, 286 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इट मीन कि मेरे पास क्या चल रहा था कि जो भी नंबर था उसको डबल करो प्लस 2 कर दो, मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो जस्ट लाइक अ सीरीज नहीं होती, सीरीज वाला क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, आपको रीजनिंग में सीरीज करवाई थी, वैसा सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो फिगर x इज एम्बेडेड। यस, ऐसा क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि एक फिगर गिवन है मुझे, ये x फिगर है, इसको हमने क्या करना है, एम्बेडेड इन वन ऑफ द फिगर ABCD, यानी कि इस फिगर को मैं ABCD में से किस फिगर में फिट कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल ये जो फिगर है ये इन फिगर्स में फिट हो जाए, तो ये मेरे पास ऐसी कौन सी ऑप्शन होगी या कौन सी फिगर में वो एम्बेडेड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ए ऑप्शन को अगर मैं कंसीडर करता हूं
ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन, यहाँ पे यही लाइन हो सकती है, ठीक है। फिर ये लाइन आ गई, फिर इसको इधर टच कर दिया, तो ये टचिंग तो हो नहीं रही है, तो फर्स्ट जो है वो तो मेरे पास फिगर बन नहीं रही है। अगर मैं सेकंड फिगर की बात करता हूँ कि ये इसमें एम्बेडेड हो रही है, तो देखो यहाँ से इधर आ गई, फिर इस साइड आ गया, फिर दिस वन, फिर यहाँ पे, फिर दिस, यस बिल्कुल ये फिगर जो है इसमें एम्बेडेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाली की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ से यहाँ आ गया, ये, फिर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन मिसिंग है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकती, सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता मेरे पास। डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो डायगनली लाइंस चल रही हैं ये नहीं है इसमें, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, तो इन दैट केस बी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल एनालाइज करना है आपको, इस फिगर को इन 4 फिगर में से किसी एक फिगर में फिट करना है, ताकि वो बिल्कुल इसकी जो लाइंस हैं वो इनकी बिल्कुल लाइंस के ओवरलैपिंग कर जाए, ठीक है। तो दैट इज द बी ऑप्शन इज द आंसर। नाउ सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। जल्दी 1 मिनट देता हूं करने के लिए। एक्स फिगर है मेरे पास, देखो कौन सी फिगर में एम्बेडेड हो रही है ये, या गुड, देखते हैं। तो ये वाली फिगर जो है वो मेरे पास कुछ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन में ये आ गई, उसके बाद हम बॉटम वाली साइड को, इस साइड को चले गए, देन अप साइड को, देन दिस साइड को, दिस वन। तो ये वाली फिगर जो है, फिगर एक्स जो है वो मेरे पास डी ऑप्शन में एम्बेडेड है, और किसी में भी ये पैटर्न जो है नहीं मर्ज हो रहा, तो दैट इज डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है मेरे पास, कहता है डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, टू आंसर दीज क्वेश्चंस स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली। मेरे को कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इस डायग्राम के अंदर मुझे कहा है कि जो सर्कल ए है, स्टैंड फॉर द हाउस होल्ड हैविंग स्कूटर, मेरे पास सर्कल ए कहां पे है, ये मेरे पास सर्कल ए है, दिस वन। ये सर्कल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सर्कल बी, स्टैंड फॉर हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट, तो सर्कल बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिनके पास टीवी सेट है। ये वो सर्कल है जो उन हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास टीवी सेट है, बोलो ठीक है। थर्ड मेरे पास आ गया सर्कल सी, स्टैंड फॉर द हाउस होल्ड हैविंग वॉशिंग मशीन, सर्कल सी रिप्रेजेंट कर रहा है उन हाउस होल्ड को जिनके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, बोलो ठीक है। और सर्कल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल डी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास कार है, दिस इज सर्कल डी, हाउस होल्ड हैविंग कार, बोलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। हाउस होल्ड हैविंग ऑल द 4 आइटम्स आर रिप्रेजेंट बाय द रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें सभी हाउस होल्ड के पास सभी आइटम्स है, ऑल द हाउस होल्ड हैविंग ऑल द आइटम्स, तो दैट इज द कॉमन एरिया ऑफ ऑल द 4 सर्कल्स। तो सभी सर्कल, सभी चारों सर्कल्स का जो कॉमन एरिया है दैट इज H, वो H है। तो व्हाट इज माय आंसर, बी ऑप्शन H इज द आंसर, जो चारों सर्कल में कॉमन है, ठीक है। फिर से देख लो, ये H जो है A सर्कल में भी है, B में भी है, C सर्कल में भी है, D सर्कल में भी है, तो H इज द रीजन दैट रिप्रेजेंट ऑल द आइटम्स हैविंग ऑल द हाउसहोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाउस होल्ड हैविंग ओनली स्कूटर आर रिप्रेजेंटेड बाय, सिर्फ स्कूटर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि द रीजन दैट इज ओनली इन सर्कल ए, जो सिर्फ सर्कल ए में है और किसी सर्कल में नहीं है। तो ओनली स्कूटर वाले मेरे पास क्या है, दिस ए, तो रीजन ए इज योर आंसर, रीजन ए
ये तो है नहीं है, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ है, दो ऑप्शंस जो है वो मैच कर रही हैं, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। तो रीजन ए मेरे पास सी ऑप्शन इज द आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन मिस प्रिंट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल ए कहीं पे नहीं था, ओनली स्कूटर वाले जो थे वो मेरे पास रीजन ए है। नेक्स्ट क्या था मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउस होल्ड हैविंग कार, यानी कि उन हाउस होल्ड के पास जिनके पास कार है, दैट इज द सर्कल डी, बट नॉट वॉशिंग मशीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि कार है बट वॉशिंग मशीन नहीं है, कार बट नॉट वॉशिंग मशीन। चलो बताओ, कार बट नॉट वॉशिंग मशीन, तो मेरे पास क्या है कि कार वाला सर्कल कौन सा है, दिस इज द सर्कल ऑफ कार, सर्कल डी। इस सर्कल में से मैं वॉशिंग मशीन वाला सर्कल यानी कि सी सर्कल माइनस कर लेता हूं, दिस सर्कल सी, तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी रह जाएंगी, एफ जे एंड डी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ जे एंड डी, यूनियन ऑफ एफ जे एंड डी, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि बात इसने ओनली कार की नहीं की थी, हाउस होल्ड हैविंग कार बट नॉट वॉशिंग मशीन इज द सर्कल ऑफ डी, डी सर्कल में से हमने सी सर्कल का पार्ट माइनस कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास एफ जे एंड डी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस होल्ड हैविंग स्कूटर, टीवी एंड वॉशिंग मशीन एंड नॉट कार, यानी कि मेरे पास ए बी सी तीन सर्कल्स का कॉमन पोर्शन तो होना चाहिए बट डी सर्कल का पोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन से हाउस होल्ड है जिनके पास स्कूटर है, टीवी है एंड वॉशिंग मशीन है, तीन चीजें हैं, तो ठीक है। तो दैट इज द, सबसे पहले तो सर्कल सी डी को अलग कर दो क्योंकि मुझे नॉट कार लेना है, नॉट कार के बाद मेरे पास वैल्यूज रहेगी ए के बी एल एम एंड सी, लेकिन इनमें से जो वैल्यू एल है, दिस वैल्यू इज इन द थ्री सर्कल, दैट इज इन द सर्कल ए स्कूटर, इन द सर्कल बी टीवी सेट एंड इन द सर्कल सी वॉशिंग मशीन। तो एल रीजन इज द आंसर, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, रीजन एल, रीजन एल डी ऑप्शन इज द आंसर। स्कूटर होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, यानी कि सर्कल ए, सर्कल बी और सर्कल सी, इन तीनों सर्कल का कॉमन पोर्शन दैट इज एल, ठीक है। बट नॉट कार, यानी कि डी को एक्सक्लूड कर दो सबसे पहले, डी सर्कल से आउटर वाला एरिया जो बाकी तीन सर्कल का कॉमन पोर्शन है, दैट इज एल रीजन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउस होल्ड हैविंग कार, कार होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, टीवी सेट होना चाहिए बट नॉट स्कूटर, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है। तो कौन सा रीजन है मेरे पास यहाँ पे, नॉट स्कूटर, स्कूटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो नॉट स्कूटर वाला कौन सा है, इसको इरेज कर ले। चलो नॉट स्कूटर, तो नॉट स्कूटर वाला कौन सा है, सबसे पहले मेरे पास ये सर्कल माइनस कर दो, मुझे स्कूटर नहीं चाहिए, इस सर्कल के बीच में एरिया नहीं होना चाहिए, वो टीवी सेट का होना चाहिए, वॉशिंग मशीन का होना चाहिए और कार में कॉमन होना चाहिए। तो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, ई नहीं हो सकता क्योंकि ई में हमारे पास टीवी नहीं है, एम नहीं हो सकता क्योंकि एम में मेरे पास जो है वो कार नहीं है, ये जी वाला, दिस पोर्शन, जी इज इन सर्कल बी, सर्कल सी एंड सर्कल डी। तो जी रीजन जो है उन हाउस होल्ड के पास टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कार है बट नॉट स्कूटर, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, वॉशिंग मशीन एंड टीवी सेट बट नॉट स्कूटर, जी ए ऑप्शन इज द आंसर, बोलो ठीक है। तो इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउस होल्ड हैविंग ओनली कार बट नॉट द रिमेनिंग थ्री आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ओनली कार वाला रीजन, ठीक है, यानी कि ओनली डी सर्कल का रीजन। तो ओनली डी सर्कल का रीजन कौन सा है, जो सिर्फ डी सर्कल में है और किसी में नहीं है, दिस पोर्शन, ये सिर्फ ओनली डी में है, ओनली कार वाला पोर्शन है, तो मेरे पास कौन सा है, ओनली डी, ओनली डी, ओनली डी, नन ऑफ दीज,
यहाँ पे रीजन ई है, यहाँ पे यूनियन ऑफ रीजन डी, ई एंड जी है, और यूनियन ऑफ रीजन ई एंड जी है। नन ऑफ दीज इज द आंसर, क्योंकि उसने पूछा था हाउस होल्ड हैविंग ओनली कार, तो ओनली कार यानी कि ओनली डी सर्कल। नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरे पास आंसर क्या था, डी इज द आंसर, रीजन डी। चलो ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट एंड वॉशिंग मशीन, जिनके पास टीवी सेट भी है और वॉशिंग मशीन भी है, आर गिवन बाय। अब टीवी सेट एंड वॉशिंग मशीन यानी कि सर्कल बी एंड सर्कल सी का कॉमन पोर्शन, बाकी आइटम्स के बारे में कोई लेना देना नहीं है मुझको यहाँ पे। अब तो सर्कल बी एंड सर्कल सी कॉमन पोर्शन, मेरे पास सर्कल बी और सर्कल सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, दिस इज सर्कल बी एंड दिस इज सर्कल सी, इनका कॉमन पोर्शन ये है, दिस वन, सर्कल बी एंड सर्कल सी का कॉमन पोर्शन। ठीक है, ये सर्कल सी का हो गया और ये सर्कल बी का हो गया। कौन कौन सी वैल्यू होगी मेरे पास, एल एम जी एच, ये 4 वैल्यूज होगी मेरे पास, एल एम जी एच, यूनियन ऑफ एल एम जी एच। देख लो फिर से, मेरे पास क्या है, ये एल वाला पोर्शन है, एम वाला पोर्शन है, जी पोर्शन है एंड एच पोर्शन है, दैट इज द कॉमन बिटवीन टीवी। जैसे कि अगर मैं बी सर्कल को ये ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा बी सर्कल है, ये मेरा सी सर्कल है, तो दिस कॉमन पोर्शन, दिस कॉमन, तो बी एंड जी में जो कॉमन पोर्शन है दैट इज द यूनियन ऑफ एल एम एच एंड जी, तो एल एम एच एंड जी इज द आंसर। रीजन ऑफ एल एम जी एच, ऑप्शन बी इज योर आंसर। बोलो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउस होल्ड हैविंग कार एंड वॉशिंग मशीन ओनली, सिर्फ कार एंड वॉशिंग मशीन है, कार एंड वॉशिंग मशीन, तो कार एंड वॉशिंग मशीन कोई और चीज नहीं है, क्योंकि बात यहां पे ओनली की होगी, ओनली, तो कार एंड वॉशिंग मशीन, दिस इज कार एंड वॉशिंग मशीन। तो बताओ मुझे कौन सा रीजन है कार एंड वॉशिंग मशीन का, जो मेरे पास सिर्फ सर्कल सी एंड डी में है, ओनली सी एंड डी, तो कार एंड वॉशिंग मशीन ओनली सी एंड डी इज दिस पोर्शन ई, जो सी सर्कल में भी है वॉशिंग मशीन, कार में भी है, डी में भी है, बट किसी और सर्कल में नहीं है, ए एंड बी सर्कल से बाहर वाला एरिया, तो दैट इज द रीजन ई। मेरे पास क्या आ गया, रीजन ई। कार एंड वॉशिंग मशीन, दैट इज रीजन ई, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट, यानी कि सर्कल बी टीवी सेट, बट नाइदर स्कूटर नॉर वॉशिंग मशीन आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि उसके पास टीवी सेट है और ना तो स्कूटर है, ए सर्कल नहीं होना चाहिए, नॉर वॉशिंग मशीन, सी सर्कल नहीं होना चाहिए। कार के बारे में कुछ नहीं कहा, वो हो भी सकती है, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट, हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट, तो हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट मेरे पास ये सर्कल हो गया, दिस सर्कल, इस सर्कल में से बी एंड सी सर्कल माइनस कर लो, मतलब सॉरी स्कूटर एंड वॉशिंग मशीन वाला माइनस कर लो, तो स्कूटर वाला कौन सा माइनस हो जाएगा, ये पोर्शन माइनस हो गया स्कूटर वाला, और वॉशिंग मशीन वाला पोर्शन भी माइनस कर लो, ये पोर्शन जो था ये वॉशिंग मशीन वाला था, ये भी माइनस हो गया, बाकी क्या रह गया, बी रह गया, रीजन बी, दैट इज द आंसर। ये रीजन बी, हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट बट नाइदर स्कूटर नॉर वॉशिंग मशीन इज ओनली रीजन बी, ए ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड हैविंग नाइदर स्कूटर नॉर कार, नाइदर स्कूटर यानी कि ए सर्कल नहीं होना चाहिए, नाइदर कार डी सर्कल नहीं होना चाहिए, आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, यानी कि स्कूटर और कार का जो सर्कल है वो माइनस कर लो, तो कौन सा आ जाएगा एरिया मेरे पास, रीजन कौन सा आ जाएगा, हमारे पास रीजन आ जाएगा स्कूटर एंड कार माइनस करना है, ये स्कूटर का सर्कल है, मुझे ये रीजन नहीं चाहिए, और कार वाला भी माइनस कर लो, डी सर्कल को भी माइनस कर लो,
तो ये डी सर्कल वाला माइनस हो गया, ये स्कूटर वाला माइनस हो गया, मेरे पास क्या रह गया, बी एम एंड सी रह गया। ठीक है, तो बी एम एंड सी। household having TV set but neither, ये तो हो गया था, ये क्वेश्चन, सॉरी। Household having neither scooter nor car is B, M and C. The union of B and C, that is the B option is the answer. ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक इंफॉर्मेशन थी, डायग्राम थे, डायग्राम में कुछ वैल्यूज लिखी थी, उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये मुश्किल टाइप है नहीं है। ठीक है, इजीली सभी बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप थी, डिफरेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको विजुअलिटी में वो करवा दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास वाटर इमेज की बात आती है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इमेजिनेशन नहीं कर पाते, कैसे चेक करना है। वाटर इमेज की जब भी एग्जामिनर बात करेगा तो वाटर इमेज हमेशा बॉटम वाली साइड या टॉप वाली साइड कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने ए लिखना है, ए को वाटर इमेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर इमेज में ए को, तो ए को वाटर इमेज में हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द वाटर इमेज ऑफ ए। बोलो ठीक है। अब वाटर इमेज ऑफ ए जो है ये कैसे आई, क्योंकि मैंने क्या करना है, यहां पे ये रिफ्लेक्शंस इसके अंदर बनानी है। तो जितनी रिफ्लेक्शन का रूल कहता है कि जो चीज जितनी नियरेस्ट है वो उतनी नियरेस्ट दिखती है मुझको, तो ये सबसे नियरेस्ट है। ये यहां से फार थी तो ये ऐसे विजिबल होती। अगर मैं टॉप पे कंसीडर करता, ये टॉप पे कंसीडर करता, तो भी मुझको वो इसी वे में विजिबल दिखनी थी। ये वाली चीज पहले दिखेगी, दिस वे एंड दिस वन, तो मुझको ए का जो वाटर इमेज है वो ये होगी। ठीक है, लेकिन अगर ए की मैं मिरर इमेज की बात करूं कि ए की मिरर इमेज क्या होगी, तो मिरर हमेशा लेफ्ट और राइट साइड पे होगा। ये मिरर है राइट साइड, ये मिरर है लेफ्ट साइड, तो मैं यहां पे चेक करूंगा, तो ए की मिरर इमेज यही सेम विजिबल होगा मुझे वो मिरर के अंदर भी। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि और वैल्यूज और अल्फाबेट्स की बात करता हूं मिरर इमेज या वाटर इमेज में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वाटर इमेज में CHETAN, मुझे इसकी वाटर इमेज चाहिए। ठीक है, तो वाटर इमेज क्या होगी, CH एज इट इज दिखेगा, E की ये वाली चीज पहले दिखनी है, तो दिस साइड दिस E, T में ये चीज पहले विजिबल होगी, T ये, और A में दिस वे A हो गया, एंड N में दिस, देन दिस एंड दिस, ये N की होगी। दिस इज द वाटर इमेज। ठीक है, और वाटर इमेज को देखने के लिए और क्या वे है मेरे पास, देखो एक तरीका हमारे पास इसमें और आता है कि अगर मैं वाटर इमेज की बात करूंगा तो देखो मैं कहता हूं कि ये चेतन है, चेतन लिखा हुआ है CHETAN, सेम एज इट इज मैंने यहां पे लिखा है। अगर मैं इसको, इस पेपर को रिवर्स कर दूं, बिल्कुल उल्टा कर दिया और इसको इस वे में करता हूं, तो जो मुझे यहां पे चीज विजिबल होगी दैट इज द वाटर इमेज, दैट इज द वाटर इमेज। आप चेक कर सकते हो, बोला ठीक है। मैंने क्या कहा है कि दिस इज द चेतन, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में मेरे पास अगर एग्जाम में पेपर है, ठीक है, अगर मैंने उसको रिवर्स साइड से उल्टा करके लाइट में अगर मैं चेक करता हूं कि 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन मेरे को बिल्कुल करेक्ट विजिबल हो रही है, रीडिंग चेतन हो रही है, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, वो मेरा ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने पेपर को रिवर्स किया, फिर उसको उल्टा कर लिया, तो दैट इज द वाटर इमेज। लेकिन अगर मैं मिरर इमेज की बात करूंगा कि चेतन की मिरर इमेज क्या होगी, इस वर्ड चेतन की मिरर इमेज की है, तो इन दैट केस मैं सिर्फ पेपर को रिवर्स करूंगा। दिस इज द क्या कहते हैं, मिरर इमेज ऑफ द वर्ड चेतन। बोला ठीक है, वाटर इमेज के लिए मुझे इसे उल्टा करना पड़ेगा बैक साइड को, तो दैट इज द वाटर इमेज। ठीक है, अदरवाइज बाकी आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे वर्ड था मेरे पास राइज, RISE, राइज, तो जो इसकी वाटर इमेज होगी तो R के नीचे R ही विजिबल होगा,
तो अगर मैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाता हूं तो आर के नीचे ई तो विजिबल हो ही नहीं सकता ना, दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट होगी। बोलो ठीक है। अब अगर मैं इन दो ऑप्शंस की बात करता हूं, इन दोनों ऑप्शन में से किसी वर्ड को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई जो है इस वे में विजिबल है, तो वाटर इमेज में वो इस वे में ही विजिबल नहीं होगा। मेरे पास ये जो डॉट है ये दूर चला जाएगा, यानी कि अगर आई ये है तो वाटर इमेज में आई इस वे में विजिबल होगा। तो इन दैट केस ये रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। अदरवाइज आप अपनी इमेजिनेशन से आर आई एस ई, मेरे पास क्या हो जाएगा आर आई देन एस एंड ई, ये मेरे पास ऑप्शन जो है वो आंसर होगी। तो दैट इज ए ऑप्शन इज द आंसर। आपने इमेजिनेशन करनी है, मैंने आपको बता दिया। वाटर इमेज जो है वो बॉटम वाली साइड या आप टॉप वाली साइड भी कंसीडर कर सकते हो। मिरर इमेज में आपको लेफ्ट और राइट चेक करना है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है, आपको डायग्राम में भी विजुअलिटी आ सकती है मिरर इमेज की। तो आपको बताना है कि कौन सी डायग्राम जो है, ये जो डायग्राम मुझे एक्स दे रखी है, ये जो डायग्राम मेरे पास एक्स है, उसके बाद मेरे पास चार ऑप्शंस है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन जो है इस एक्स इमेज एक्स फिगर की वाटर इमेज है। चलो ठीक है, अगर मैं इसकी वाटर इमेज ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही इसी साइड नजर आएगी मेरे पास, ये डी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में कुछ इस वे में वाई टाइप लिखा हुआ है, वो कुछ वाई टाइप जो है वो इसी वे में रहेगा, वाई टाइप इसी वे में था बाकी उसमें। और ये जो सर्कल था, ये सर्कल ऊपर विजिबल होगा मेरे को, और ये ट्रायंगल नीचे विजिबल होगी इस वे में। ये तो सर्कल ऊपर, ट्रायंगल बिल्कुल सेम वे में ट्रायंगल नजर नहीं आएगी, ऊपर ट्रायंगल नहीं हो सकती। तो इन दैट केस बी ऑप्शन इज योर आंसर। बोलो ठीक है। अब जब ट्रायंगल थी, ट्रायंगल मुझे चेक करिए तो देखो ट्रायंगल की ये साइड जो है वो इसके पैरेलल चल रही है, तो जो इसकी इमेज होगी उसमें भी पैरेलल ही विजिबल होगी। ये थोड़ा हो सकती है, ये पैरेलल है तो ये कॉर्नर मेरे पास यहाँ पे आ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। देखो ए ऑप्शन में भी मेरे पास यहाँ पे जो था वो कॉर्नर नहीं हो सकता था, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट होगी। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब मिरर इमेज की बात आ गई, तो मैंने मिरर इमेज में के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, कि कैसे चेक करना है। वर्ड जज था JUDGE। ठीक है, अगर इसकी इस साइड पे हमारे पास मिरर रखा हुआ है तो सबसे पहले मुझे E विजिबल होगा मेरे वर्ड इमेज के अंदर। E भी इस टाइप में E विजिबल होगा, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट E होगा। लेकिन वाटर इमेज में फर्स्ट अल्फाबेट J की ही नजर आएगा मुझको। यहाँ पे मुझे सबसे लास्ट वाला सबसे पहले नजर आएगा E, उसके बाद मुझको G नजर आएगा दिस वे में G। तो देखते हैं E से कौन कौन से स्टार्ट हो रही है। ये तो रॉन्ग है, ए ऑप्शन। E एज इट इज नजर नहीं आ सकता, E जो है वो इस वे में होगा। उसके बाद अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। G बिल्कुल सेम है, मिरर इमेज में G एकदम बिल्कुल सेम नजर नहीं आना चाहिए। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, हमारे पास था JUDGE और इसकी मिरर इमेज बन जाएगी E, देन G, देन DU एंड J, दिस वन। ये इसकी हमारे पास जो है वो मिरर इमेज हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। अदरवाइज अगर मुझे वर्ड चेतन को मिरर इमेज में चेक करना है तो इसको बिल्कुल रिवर्स करके आप बिल्कुल लाइट में चेक करो, ऐसे लाइट में चेक करो कौन सी ऑप्शंस, चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रीडेबल है। जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रीडेबल है दैट ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है। हमारे पास इसमें एक्स फिगर जो है, एक्स फिगर की जो मिरर इमेज है ABCD में से कौन सी ऑप्शन इसकी मिरर इमेज है मुझे चेक करना है। तो ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स गिवन था, ये बॉक्स गिवन है, यहाँ पे एरो है और इस साइड को एरो है। ये मेरे पास मिरर रखा हुआ है, ये अगेन बॉक्स आ गया। अब बॉक्स में जो ये कॉर्नर है वो मुझे ये कॉर्नर विजिबल होगा, ये कॉर्नर। तो यहाँ से कुछ वो इस वे में एरो आएगा और ये एरो इस कॉर्नर पे वो ये कॉर्नर बन जाएगा, यहाँ एरो हो जाएगा। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस एक्स फिगर। तो ये वाली कौन सी फिगर में, ये देखो हमारे पास
आई थिंक सी ऑप्शन इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये बॉटम वाला जो है ये मेरे पास जो लाइन है दिस वे में, वो लाइन मेरे पास इस वे में आएगी। क्या कहते हैं, दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। ये मेरे पास था नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इस कॉर्नर पे ये लाइंस जो है ये नहीं हो सकती थी मेरे पास। बाकी सभी में मेरे पास जो था वो इसी वे में लाइंस ड्रॉ की थी। बोलो ठीक है। तो ये मेरे पास जो थी ये मिरर इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट आई पेपर कटिंग। पेपर कटिंग क्या होती है? पेपर कटिंग कुछ इस वे में होती है कि मान लो मेरे पास एक पेपर गिवन है, इस पेपर को मैंने फर्स्ट फोल्ड किया, फिर मैंने इसको सेकंड फोल्ड कर दिया, कई बार थर्ड फोल्ड भी होता है, या सेकंड फोल्ड के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर दिया। मान लो इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर टाइप का कुछ कट कर दिया। स्क्वायर टाइप पे कट करने के बाद फिर मैंने इसे ओपन कर दिया। अब ओपन के बाद आपको कैसी फिगर विजिबल होगी वो आपको बताना है। तो कुछ इस वे में हमारे पास क्वेश्चन था, कहता कि ए सेट ऑफ 3 फिगर XYZ, मुझे XYZ 3 फिगर्स दे रखी हैं। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ द पीस ऑफ द पेपर, यहाँ पे मुझे पेपर का फोल्डिंग का सीक्वेंस दे रखा था। ये मेरे पास पहली फिगर है, स्क्वायर है, और यहाँ डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट के मैंने यहाँ से पेपर को फोल्ड कर दिया, बॉटम वाली साइड को, एरो कहता बॉटम वाली साइड को फोल्ड कर दिया। अब बॉटम वाली साइड को फोल्ड करने के बाद मेरे पास अब पेपर इतना सा रह गया दिस वे। बाकी डॉटेड वाला जो है वो ओरिजिनल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड कर दिया, ये वाला पार्ट इस साइड को फोल्ड कर दिया, तो मेरे पास पेपर का कुछ इस वे में पेपर आ गया। दिस इज द Z फिगर। ये बाकी डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द ओरिजिनल पेपर। देन मैंने यहाँ पे एक सर्कल कट किया और एक सर्कल मैंने यहाँ कट कर दिया। तो ये सर्कल कट करने के बाद मैंने अपने पेपर को ओपन कर दिया। अब व्हाट इज द ओपन पोजीशन ऑफ द सर्कल? 4 ABCD में से ओपन पोजीशन कौन सी होगी सर्कल की? अगेन इमेजिनेशन है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, यहाँ पे ये था मेरे पास, ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ फोल्ड किया था, ये इस हाफ फोल्ड को अगर मैं इस साइड ओपन कर देता हूं दिस वे में, तो जो ये सर्कल है वो यहां पे भी सर्कल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सर्कल आ जाएगा। अब मैं इसको जो ये फोल्ड था एक्स फिगर में जो फोल्ड था, इसको अगर ऊपर वाली साइड में अगेन ओपन कर देता हूं दिस वे में, तो मेरे पास ये सर्कल एक यहां आ जाएगा, एक सर्कल यहां आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये सी ऑप्शन, 4 सर्कल यहां पे और एक सर्कल बॉटम पे ईस्ट साउथ साइड, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। अगेन इमेजिनेशन है कि पेपर किस वे में फोल्ड किया है, किस वे में फोल्ड करने के बाद उसकी कटिंग किस वे में की है, फिर उसको ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद मेरे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप आती है पेपर फोल्डिंग। पहले हमारे पास पेपर कटिंग था, हमने पेपर को फोल्ड किया, उसके बाद कटिंग की। अब यहाँ पे पेपर को मैं फोल्ड कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ए स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट। मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट दे रखी है, शीट X। इस शीट को मैंने पैटर्न इज गिवन, फिगर आउट फ्रॉम द अमंगेस्ट द 4 ऑल्टरनेटिव ABCD so as to how the pattern would appear when the transparent sheet is to be folded at the dotted line। मेरे पास ये एक स्क्वायर शीट थी, इसको मैंने डॉटेड लाइन के ऊपर से यहां से फोल्ड कर दिया। ऑप्शन चेक करता हूं तो मैंने लेफ्ट पोर्शन को राइट साइड वाली साइड को राइट साइड में टर्न कर दिया, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला है, इसको राइट साइड पे टर्न कर दिया। तो मेरे पास एक स्क्वायर फिगर थी, यहां से मैंने इसको टर्न करना है। ये तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो एज इट इज ही रहेगी क्योंकि हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। यहां तक इधर ये डॉटेड लाइन है देखो। तो अब मेरे पास क्या होगा कि ये सर्कल तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये सर्कल, ये जो ट्रायंगल है ये जब लेफ्ट साइड राइट साइड को टर्न करेगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये जो कॉर्नर है ये दूसरे कॉर्नर वाली साइड चला जाएगा। कुछ इस वे में ट्रायंगल बन जाएगी, ये इस वे में। और मेरे पास ये ट्रायंगल तो एज इट इज ही रहेगी यहाँ पे ये, और ये सर्कल जब इस साइड आएगा तो वो सर्कल ही रहेगा, उसका टर्न करने पे कोई भी फर्क नहीं होगा। तो मेरे पास फिगर कुछ इस साइड इस शेप की होगी कि एक सर्कल है और बॉटम वाली साइड ट्रायंगल है, एक सर्कल है और जो ट्रायंगल है वो ईस्ट साइडेड ट्रायंगल है। तो कौन सी ऑप्शन में आंसर है मेरे पास? सी।
सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ईस्ट साइडेड जो है, जब मैं लेफ्ट से राइट साइड को टर्न करूंगा तो ट्रायंगल की शेप चेंज नहीं हो सकती, ये गलत है। ट्रायंगल की शेप ऊपर वाली साइड नहीं हो सकती। जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड को टर्न करूंगा तो ट्रायंगल की शेप जो है वो सेम वेस्ट साइडेड नहीं हो सकती। मेरे पास 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई हैं और मेरे पास एक ही ऑप्शन आंसर बचती है, दैट इज द सी ऑप्शन। तो ये मेरे पास जो है ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करने के बाद किस पैटर्न पे फोल्ड किया, मैंने लेफ्ट साइड को राइट साइड पे टर्न किया। तो दिस इज द शेप व्हेन द पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डेड। ठीक है, तो दिस इज द रीजनिंग। विजुअल्स के ऊपर मैंने काफी टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवा दिए। ठीक है, तो इतना ही बहुत है। थैंक यू।